आपदा की परिभाषा ऐसी घटना जो अचानक घटित होकर मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज को व्यापक नुकसान पहुंचाए उसे आपदा कहते हैं। जैसे कि एक ऐसी घटना जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, अचानक से घटित होकर मानव के जीवन को, उसकी संपत्ति को, पर्यावरण को, अर्थव्यवस्था को, समाज को व्यापक नुकसान पहुंचाता है, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। आपदा की प्रकृति कैसे होती है? अचानक घटित होती है, ये किसी को पता नहीं होता है कि घटने वाली होती है। कुछ दिन पहले इसके प्रेडिक्शन किए जाते हैं, तो वो भी 100% करेक्ट होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। मनुष्य की क्षमता को पार कर देती है। मनुष्य सोच के रखता है कि अगर मान लो पहले से हो गया तो इतना नुकसान होगा, ये सब होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये सारी क्षमताओं को पार कर देती है। मृत्यु होती है, जब बाढ़ आता है, फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, तो हजारों लोगों की मौत होती है, चोट पहुंचता है, नुकसान होता है, बिल्डिंग बह जाती है, अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, सब लोगों का जो रोजगार होता है वो ठप हो जाता है। कई तरह के होते हैं। संस्थागत स्थानीय संसाधन प्राप्त नहीं होते। वहाँ पे बाढ़ आ जाता है तो सारे रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। जो भी वहाँ पे लोग हैं, रहने खाने सब चीज़ की व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना? सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी प्रभावित हो जाती है। लोगों के पास पैसे नहीं रहते तो जो कल्चरल एक्टिविटी होती है समाज में नहीं लोग अच्छे से रह पाते हैं, और जो आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो जाती है। सब कुछ कहीं भी तो बाढ़ आते हैं तो लोगों का जो खड़ा खड़ा घर है, जिन लोगों ने बहुत सालों की मेहनत करके पैसे जुटा जुटा कर बनाया है, वो एक झटके में बह जाता है। तो उनको कितना दुख होता है, नुकसान होता है, सबको पता है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से। अभी यहाँ पे बिहार में आया था ना, जवनिया गांव में बाढ़ आया था, आरा साइड्स में, तो कितना लोगों का खड़े खड़े घर जो था वो बह जा रहा था। और आपदा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, जैविक आपदा। अभी तो आपदा और भी बढ़ चुका है कि टेक्नोलॉजिकल आपदा भी आने लगी, जैसे कि साइबर अटैक्स, ये सब ये टेक्नोलॉजिकल आपदा में आती है। तो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है? तो भूकंप है, बाढ़ है, चक्रवात है, सुनामी है, सूखा है, भूस्खलन है, वनाग्नि है, हिमस्खलन है। और मानव जनित आपदाएं में औद्योगिक दुर्घटना, गैस रिसाव, विस्फोट, ट्रेन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, आग लगना, रासायनिक प्रदूषण, आतंकवाद। जैविक आपदाएं कौन कौन सी है? तो ये महामारी है, कोविड-19, प्लेग, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग का जो चैप्टर 2 है, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन की परिभाषा: आपदा से पहले, दौरान और बाद में किए जाने वाले सभी कार्य, योजनाएं, नीतियां, राहत, बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के आपदा कहते हैं। जैसे कि आपदा का प्रबंधन क्या होता है? तो जैसे कि आपदा आने वाला रहता है तो कुछ दिन पहले हो जाता है ना कि मीटर पे नंबर है तो इतना इसका वेनोमीटर है, तो वाइड मीटर पे तो इसका स्पीड इतना है। तो पहले, अब तो पहले टेक्नोलॉजीज नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई कि कुछ दिन पहले पता लग जाता है कि बाढ़ आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है, ये सब पता चल जाता है। तो उसके आने से पहले जो हम लोग व्यवस्था करते हैं, फिर जब आ जाता है तो जो व्यवस्था करते हैं, फिर चले जाने के बाद रिकवरी तक से जो जो हम कार्य करते हैं, तो वो हम लोग का क्या कहता है, एक आपदा के आने के पहले और जाने के बाद तक जो जो कार्य उसमें होता है, जो बचाव के लिए कार्य होते हैं, उसको हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। आपदा प्रबंधन के चरण कौन कौन से हैं? तो प्री डिजास्टर फेज, आपदा से पहले पहले जोखिम का आकलन होता है, फिर प्रारंभिक चेतावनी दिया जाता है, फिर प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर ये हो जाता है तो किस तरीके से आप लोग को इसे निपटना है। समुदाय में लोगों को जागरूकता फैलाया जाता है, भवन मानक, सुरक्षा नियम, ये सब बताए जाते हैं, सुरक्षा का लोगों का इंतजाम किया जाता है। आपदा आ गया तो कैसे निपटना है, किस तरीके से, पूरी चीजें बताई जाती है। डिजास्टर फेज, आपदा के समय का राहत एवं बचाव, फिर मेडिकल सहायता, फायर सर्विसेज, एनडीआरएफ की तैनाती, निकासी, ये सब निकलने का प्रबंधन, शेल्टर का प्रबंधन किया जाता है। जो भी लोग जिनके घर बह जाते हैं तो उनको आश्रय दिया जाता है और निकाह सब कुछ किया जाता है अच्छे तरीके से। फिर पोस्ट जाने के बाद उनको पुनर्वास का, पुनर्निर्माण का, फिर आर्थिक सहायता, मनोवैज्ञानिक, लोग जो है मेहनत कर करके घरों को बनाए रहते हैं, उनको टूट जाता है तो वो किस तरीके से मेंटली भी कितना डिस्टर्ब होते हैं, तो उनको मनोवैज्ञानिक समर्थन का भी जरूरत होता है। और जितना उनका पूंजी रहता है सब कुछ बह जाता है तो आर्थिक सहायता का भी जरूरत रहता है। फिर आजीविका पुनर्स्थापन, फिर से अपना जो भी है उसको स्थापना करना, फिर से घर बनाना, फिर से अपना जो बिजनेस है, काम है, उसको स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सब कुछ करना सरकार के द्वारा करवाना, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, आर्थिक सहायता, मनोवैज्ञानिक समर्थन। अब चैप्टर 3 हम लोग का डिजास्टर साइकिल, आपदा चक्र, मिटिगेशन, निवारण। भवनों को भूकंप रोधी बनाना। सबको पता है
कि इस एरिया में जो भूकंप जो आता है, हमेशा भूकंप आते रहता है, इस टाइम पे आते रहता है। तो जो वहाँ पे मकान बने तो उसको थोड़ा स्टेबल बनाया जाता है कि नॉर्मल एरिया में जैसे मकान बनते हैं वैसे नहीं, जैसे कि जहाँ भूकंप ज़्यादा आता है तो उसके हिसाब से वहाँ पे हाउस बनाया जाए। नदी के तट पर बांध, जैसे कि जहाँ पता चले कि किस तरीके की घटनाएँ हैं उसके हिसाब से वहाँ पे घर-वर बनाया जाए। नदी के तट पर बांध बनाया जाए, बांध मजबूत करना इत्यादि प्रिपेरेडनेस तैयारी किया जाए। जैसे कि एक मॉक ड्रिल हुआ था इंडियन जब वार के टाइम, तो उस तरीके से मॉक ड्रिल करना चाहिए। सामुदायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, लोगों को चेतावनी प्रणाली समझाना चाहिए कि किस तरीके से पहले आने से पहले कि किस तरीके से निपटना है उस चीज़ के बारे में। फिर लोगों को शिक्षण दिया जाता है, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, बचाव टीम, राहत सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा, रिकवरी, पुनर्वास, जैसे कि घर बनाना, जल स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करना, डिजास्टर रिस्क, आपदा जोखिम, हजार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी, हजार्ड इज इक्वल टू खतरा, भूकंप, बाढ़, वल्नरेबिलिटी संवेदनशीलता, जैसे कि जनसंख्या घनत्व, गरीबी, कमजोर भवन, हजार्ड खतरा जो होता है, कैपेसिटी क्षमता, प्रशासनिक तैयारी, संसाधन, रिस्क कम करने के जो उपाय होते हैं, जैसे कि भवन कोड, प्रारंभ भवन का जो भी जिस तरीके का वही ना भवन कोड हो गया कि यहाँ पे बाढ़ आता है तो उसके हिसाब से हाउस को थोड़ा रजिस्ट करना, और फिर जो तूफान आता है तो उसके हिसाब से जो चीज़ें चाहिए, ज़रूरी चाहिए रूम को बनाने के लिए, तो उस तरीके की चीज़ों को व्यवस्था करना, ठीक है। तो प्रारंभिक चेतावनी, आपदा शिक्षा, स्वास्थ्य संरचना। अब भारत में जो आपदाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि भारत एक बहु आपदाग्रस्त देश है, क्योंकि इसका जो भूगोल है बड़ा है, विविध अलग अलग तरह की जलवायु है, लंबा समुद्री तट है, हिमालय पर्वत क्षेत्र है, नदी आधारित सभ्यता है इसकी। भारत में प्रमुख आपदाएं वर्ष और कारण के साथ जानते हैं तो देखिए, भुज गुजरात में आपदा जो था ना, भुज गुजरात में आया था 2001 में। इसका जो इसका टेकोटेनिक प्लेट मूवमेंट के कारण आया था। उत्तराखंड का बाढ़ 2013 में, क्लाउड बर्स्ट हो गया था, बादल फट गया था, ग्लेशियर भी टूट गया था। भारतीय सुनामी 2004 में, इंडोनेशिया में भूकंप आया था तो इसमें भारत में सुनामी आ गया था, ठीक है। इंडोनेशिया में भूकंप, भारत से सुनामी, कारण इंडोनेशिया में भूकंप नहीं तो बिहार कोसी बाढ़ 2008 में, कोसी नदी का तटबंध जो था वो टूट गया था तो पूरा 2008 में बहुत ज़्यादा ही बाढ़ आ गया था। उड़ीसा सुपर चक्रवात 1999 में तीव्र निम्न दाब के कारण इसका आ गया था। जम्मू कश्मीर 2014 में भारी वर्षा वाला हो गया था तो फिर बाढ़ आ गया था। अ, चमोरी ग्लेशियर ट्रेजेडी 2021 में, ग्लेशियर टूटना, ठीक है। कोरोना महामारी 2020 में, जैविक आपदा, ये तो सबको पता है, कोरोना तो सबको याद ही है कि कोरोना महामारी के बारे में। अब हम लोग कहा कि बिहार में जो डिजास्टर है उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बिहार की प्रमुख आपदाएं कौन सी है? बाढ़ है, जैसे कि गंगा, कोसी, बागमती, कमला, गंडक, ये सब है ना। इसका समस्या क्या होता है कि तटबंध टूट जाता है या फिर बहुत ही ज्यादा वर्षा हो जाता है जिस कारण से बाढ़ आ जाता है। तो इसका प्रमुख वर्ष कौन-कौन सा है? तो जैसे कि 2004 में आया, 7 में आया, 8 में आया, 12 में आया, 12 में नहीं, 17 में आया, 20 में आया। और बड़ी बाढ़ जो है, बड़ी-बड़ी बाढ़ आई, छोटी-छोटी नहीं। 2008 में ना कोसी त्रासदी को बिहार का सुनामी कहा गया। कोसी जो त्रासदी है उसको बिहार का सुनामी कहा गया। भूकंप, बिहार सिम्ज्मिक ज़ोन 4 में है। 1934 का भूकंप सबसे बड़ा विनाश था बिहार में। और 2015 का नेपाल भूकंप से बिहार में भारी झटके आए थे। फिर सूखा, दक्षिण बिहार में वर्षा कम होती है। 2010, 2013, 2018 में गंभीर सूखा पड़ गया था। आग ग्रामीण अग्निकांड, अप्रैल मई में सूखा मौसम होता है, गाँव में खपरेल घर, हर साल 10 से 15 जो होते हैं बड़े-बड़े अग्निकांड हो जाते हैं। फिर आकाशीय बिजली, बिहार में बिजली गिरने की घटनाएँ बहुत हैं, बहुत गिरती रहती हैं। 2019 में एक दिन में 100 प्लस मौत हुई थी सिर्फ बिजली गिरने से। फिर हम लोग जाने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारत की जो आपदाएँ संसाधन है उनके बारे में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए का फुल फॉर्म। इसका गठन कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। अध्यक्ष किसके कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री। कार्य क्या था? राष्ट्र नीति को बनाना। और एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस का गठन 2006 में हुआ था। संख्या 12 बटालियन के थ्रू। और कार्य क्या था? बचाव और राहत। एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री। कार्य राज्य राजनीति। डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके जिलाधिकारी कौन होते हैं? डीएम होते हैं। चैप्टर 8 फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार जो होता है इसके बारे में, जैसे कि सीपीआर हो गया, किसी को हार्ट अटैक, रक्तस्राव को रोकना, जलने पर ठंडा पानी, फ्रैक्चर स्थिति, सांप काटने पर टूनकिट नहीं लगाना,
और इलेक्ट्रिक शॉक, मुख्य स्विच को बंद करना, जो भी फर्स्ट एड किट है लोगों को जानकारी देना था कि जो उस टाइम जो जिसको दिक्कत हो रहा है और जो असेफ है उन लोगों को ऐसे बचा सके, जैसे पुलिस को फर्स्ट में दे रहे हो या फिर सब कुछ इस तरीके की व्यवस्था करना, ठीक है ना। चैप्टर 9 हम लोग का क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का असर बढ़ रहा है, जैसे कि हम लोग इतना प्रोडक्ट यूज करते हैं सब कुछ, तो ग्लोबल वार्मिंग हुई तो समुद्र का असर बढ़ रहा है, चक्रवात, बाढ़, हीट वेव बढ़ रही है। भारत में हीट वेव 2015 2019 22 में आया था। अब हम कि कम्युनिकेशन इन डिजास्टर, जैसे कि अर्ली वार्निंग हम लोग सिस्टम कर लेंगे तो पहले से पता चल जाएगा, तो वैसे लोगों को फिर सैटेलाइट के द्वारा एसएमएस अलर्ट, एआईआर, दूरदर्शन, सोशल मीडिया, सायरन सिस्टम, इस सारी चीज़ें से चाहें तो हम इसको कम कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग जानने वाले हैं भारत और बिहार के महत्वपूर्ण डिजास्टर इवेंट को अगली वीडियो में इन डिटेल